बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। हर दिन नई नई बातें सामने आ रही है। अभी इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है? पहला और सीधा सवाल यही है। हम और हमारी पार्टी एनडीए के साथ है, तो एनडीए तो 243 सीटों पर लड़ेगा। यही है हमारा, 243 सीटों पर एनडीए के साथ मिलकर लड़ना। आप कितनी सीट चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने खाते में कितनी सीट चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, अपनी खाता में कितनी सीट चाह रहे हैं यह बात जिस प्लेटफॉर्म पर बताने की ज़रूरत होगी, जहां बताने का कुछ मकसद है, मतलब है, वहां बताएंगे ना। मीडिया में चर्चा करके इसका क्या लाभ है? नुकसान भले थोड़ा हो सकता है, लाभ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ क्यों चर्चा करें। नहीं, आप भले ही बोलने को तैयार ना हो, लेकिन चिराग पासवान तो खुलकर, उनकी पार्टी खुलकर कह रही है कि हमें 40 से 43 सीट चाहिए, नहीं अगर नहीं मिलेगी इतनी सीटें तो हम फिर बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक मन में तो, आपके मन में भी तो कुछ न कुछ चल ही रहा होगा कि नहीं हमें इतनी सीटें चाहिए। देखिए, दो बात है इसमें। एक तो हमने सीखा है और हम करते भी हैं, अपनी लकीर खींचते हैं, हम किसी की नकल नहीं करते। इसलिए कौन क्या कर रहा है उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक मन में कितनी सीटें, अब यह जो सवाल है, तो मन में तो है ही। हम ऐसा थोड़े कह रहे हैं कि मन में नहीं है, लेकिन मन में है, हम आपको शेयर करें, इससे क्या लाभ होगा? इसका नुकसान हो सकता है राजनीतिक रूप से, लाभ तो कुछ नहीं होगा। जहाँ शेयर करने की ज़रूरत है हम वहाँ करेंगे, निश्चित रूप से समय पर करेंगे। देखिए, आप भले ही खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता मंत्री लगातार कह रहे हैं कि इस बार भी चुनाव में हम ही बड़े भाई की भूमिका में हैं और हम ही बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं गठबंधन में, उन सबको जो सीटें मिलेंगी वो बीजेपी अपने खाते से देगी। किसने कहा? अब ऐसे ही कोई कभी कहीं बोल दे, राह चलते कहीं से कोई बात गपशप में, या चौराहे पे जो चर्चा होती है, मिले फ्लैट की गलियों में जो चर्चा होती है, उस चर्चा को आधार बनाकर हम लोग कोई आपस में बात करें, इसका क्या मतलब है? कोई ऑफिशियल बयान उस तरह का, या फिर हम लोग जो बैठेंगे जिस टेबल पर जहां वार्ता होगी, वहां क्या किस पार्टी की ओर से बात आती है, उस पर डिपेंड करेगा ना कि उनकी ओर से क्या आता है, हम अपनी ओर से क्या बोलते हैं। यह तो उस टेबल पर क्या चर्चा होगी तब की बात है। आपने एक रैली की है और उस रैली में आपने कई बातें कही। सबसे बड़ी जो बात आपने कही वो उत्तराधिकारी को लेकर कहा कि भाई जगदेव बाबू की पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो पार्टी खत्म हो गई, अब जो है उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है, उत्तराधिकारी चुन करके राजनीति को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। आपको जेडीयू की इतनी चिंता क्यों है? देखिए, गांव में कहा जाता है ना, ये कोई नया घर भी बना ले बहुत अच्छा, लेकिन उसके बड़े भाई अगर पुराने घर में रह रहे हों, परिवार के दूसरे लोग पुराने घर में रह रहे हों, तो हम लोग कहते हैं कि पुराना घराड़ी है वो। तो पुराना घराड़ी देखकर तो थोड़ी चिंता रहेगी ना आदमी के मन में। ठीक है, हम नया घर में रह रहे हैं, लेकिन वो जो पुराना घर है उसकी चिंता तो एक स्वाभाविक है ना। तो बस वही एक आदमी के अंदर जो स्वाभाविक चिंता होती है, इसको लेकर हम इस विषय को कभी कभी लेते हैं और इस पर बोलते हैं, वरना कोई राजनीतिक बहुत अर्थ नहीं। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर दें? देखिए, उत्तराधिकारी का कोई बहुत अर्थ उस रूप में नहीं लेना चाहिए जिस रूप में आप चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, अनुभव बहुत लंबा है, और उस अनुभव का लाभ बिहार को मिलना चाहिए। अभी फिर से एनडीए ने भी तय किया है कि अगला मुख्यमंत्री फिर नीतीश जी बनेंगे, तो अभी आगे कई वर्षों तक उनकी ज़रूरत है बिहार को मुख्यमंत्री के रूप में। और पार्टी का जहाँ तक सवाल है, जेडीयू का सवाल है, एक दिन में कोई व्यक्ति किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनता है ना, उसमें बरसों बरस समय लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई स्टेप नीतीश जी को लेना चाहिए। आज लेंगे और आज ही उसका कोई प्रतिफल दिखने लगे, ऐसा नहीं होता है, इसमें समय लगता है। तो समय रहते अगर डिसीजन नहीं होगा तो बाद में चलकर तो नुकसान होगा ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसी बात। आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, राजनीति में खुलकर सामने आ जाना चाहिए? अब इसके बारे में हम कैसे किसी व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिक सीधे हम राय दे दें? नहीं, आपने अभी नया घर पुराना घर आपने जिक्र किया ना कि अगर कोई अपने पुराने घर को छोड़ के नए घर में आ जाए तो उसको पुराने घर पुराने घरारी की चिंता होती है। लेकिन उस घर में अगर
और सदस्य हैं तो उसमें किनको क्या जवाबदेही उस घर के आज के गार्जियन देंगे, यह तो उनका मामला है ना। उसमें हम यहाँ से बाहर से कोई राय दे दें, यह मुनासिब नहीं है ना। यह नीतीश कुमार जी को डिसीजन लेना है, और किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने न लड़ने का सवाल है तो उनका निजी मामला है। चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं लड़ सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, इसमें हम कोई राय दे अलग से, इसका क्या मतलब है। आप भले ही इस पर में आपने एक बार बोल दिया, अब आप उस पर में बोलना नहीं चाहते हैं खुलकर, और आरजेडी उस पर चुटकी ले रही है। आरजेडी कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को सब कुछ मालूम है, उनको एक एक बात मालूम है, सब वो जानते हैं कि कौन निशांत को राजनीति में आने से रोक रहा है, इसीलिए वो बार बार मंच से कह रहे हैं। ये आरजेडी कह रही है। आरजेडी तो बकवास करने वाली पार्टी है। आरजेडी का मतलब बकवास बात करने वाली पार्टी, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। और जो हमने प्रारंभ में कहा है इस विषय में, हम आज भी वही बात कह रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, या पहले कही गई बातों से हम मुकर नहीं रहे हैं। हमने जितनी बात प्रारंभिक जो शुरुआत में हमने एक ट्वीट किया था, और वहीं से इस चर्चा की शुरुआत मुझसे जोड़कर की जा रही है। तो हमने ट्वीट में जो बात कही थी वही बात हमने कल भी कही है, वही बात आज से भी हम कह रहे हैं। बाकी आरजेडी क्या कह रहा है वो बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। सोशल मीडिया देखते हैं आप? बहुत नहीं, लेकिन कभी कभी देखते हैं। तेजस्वी यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो डांस कर रहे हैं पटना के मरीन ड्राइव पर, और कह रहे हैं कि ये सरकार युवाओं को नौकरी ही नहीं दी, युवा हाथ में मोबाइल लेकर रील बना रहे हैं, तो उनके साथ जाकर उन्होंने भी डांस कर लिया। देखिए, आदमी को कब क्या, किसको क्या कहाँ करना चाहिए। नाचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस रूप में वहाँ प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, वो लफुआगिरी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। वो लफुआगिरी जैसा हमको दिखा। बाकी अब उनकी मर्जी, अगर वही करना है तो करते रहें, उससे हमारा क्या जाता है। तो आप कह रहे हैं कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, सरकार नौकरी नहीं दी, जो लोग बेरोजगार हैं वही लोग रील बना रहे हैं, इसीलिए वो उनके साथ जाके खड़े हुए और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो उन लोगों को वो नौकरी देंगे जैसे वो पहले नौकरी दिए हैं। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने नौकरी दी कि नहीं दी एक विषय है। सरकार तो लगातार नौकरी दे रही है, और आगे भी नौकरी देने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। एक अलग पक्ष है, रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार कोई गलत काम कर रही है या सरकार में कोई कमी है, तो कमी के खिलाफ सड़क पर उतरना है, संघर्ष करना है या आंदोलन करना है, यह विपक्ष का काम होता है। न कि यह बात बोलते हुए डांस करने लगी है, लफुआगिरी दिखाने लगी है। गांधीगिरी तो हमने राजनीति में भी सुना है, लेकिन लफुआगिरी करके सरकार की कमी को उजागर करने का क्या मतलब है, हमको अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा खत्म करके लौटे हैं, बिहार के कई जिले में गए। आपने भी पता किया होगा अपने स्तर से, आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दा गांव-गांव तक पहुंचा है? क्योंकि उनकी रैली में और जहां जहां से यात्रा निकली है, उस यात्रा में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। देखिए, एक तो यह मुद्दा है ही नहीं, तो गांव-गांव तक पहुंचने का क्या मामला है। आपको याद होगा, मुद्दा तो है, लोगों के नाम तो कटे हैं वोटर लिस्ट से। आप अपने सवाल का पूरा जवाब सुन लीजिए, फिर दूसरा सवाल कीजिए। हमने भी प्रारंभ में कहा था इस विषय पर, तब मीडिया के लोगों ने मेरी बातों की व्याख्या कुछ अलग तरीके से कर दी थी। हर बात की व्याख्या मीडिया के लोग भी अलग तरीके से करते हैं, यह भी मुझको विचित्र सा लगता है। देखिए, सरकार में होने का यह मतलब नहीं होता है कि विपक्ष अगर कुछ अच्छा काम करे तो उसकी हम आलोचना कर दें, और विपक्ष में होने का भी यह मतलब नहीं कि सरकार कोई अच्छा भी काम करे तो वो हम कहेंगे ना सरकार ने गलत कर दिया। भाई, जहाँ अच्छा काम हो, हम पक्ष में हो विपक्ष में, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पहले हुआ है, विपक्ष में भी एक से एक लोग हुए हैं जो सरकार के कामकाज की बड़ी प्रशंसा कई अवसरों पर उन लोगों ने की है, और सरकार में भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने विपक्ष के काम की भी प्रशंसा की है। तो हमने प्रारंभ में कहा था, एसआईआर का मुद्दा जब सामने आया शुरुआती दौर में, तो हमने कहा था कि थोड़ा विलंब से इलेक्शन कमीशन यह काम कर रहा है, इसको पहले करना चाहिए था। और एक आशंका लोगों के मन में उस समय थी कि कहीं टारगेट करके किसी एरिया विशेष या कोई वोटर विशेष का नाम तो नहीं काटा जाएगा। उस वक्त लोगों के मन में यह शंका थी, और मुझको भी लगा था कि शायद डिले करके, देर करके जो यह कार्रवाई शुरू हो रही है, तो क्या मामला है। तो थोड़ा सवाल हमने भी, हमारे मन में भी शंका हुई, और इस शंका को एड्रेस करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा, स्टेटमेंट दिया
कि इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए लोगों के मन की जो आशंका है। और इस बात को लेकर मीडिया ने कहा कि विपक्ष के साथ अब ये बोल रहे हैं, तो उस वक्त हम भी कर रहे थे, क्योंकि मेरे मन की आशंका भी, लोगों की आशंका का एड्रेस हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन दूर करे कि क्या आशंका है। लेकिन अब इतने दिनों के बाद लोगों के मन की आशंका दूर हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ड्राफ्ट पब्लिश किया, और ड्राफ्ट पब्लिश करने के बाद जिनको ऑब्जेक्शन देना था वो प्रक्रिया जारी है। विपक्ष के लोग तो कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। अब विपक्ष की ओर से हम तो बार बार कह रहे थे, जिस समय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, कि आपको अगर लगता है कि कहीं टारगेटेड वोटर्स का नाम काटा गया है तो किसी गांव मोहल्ला से आप 200 आदमी को लाकर मीडिया के सामने खड़ा कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप ओथ के साथ कहिए, एफिडेविट के साथ कहिए, उसके लिए भी तैयार नहीं। तो 100-200 लोगों को मीडिया के सामने किसी मोहल्ला से लाकर खड़ा करते लोग और कहते कि देखिए ये सब महागठबंधन के वोटर हैं और इनका नाम काट दिया गया। तो एक भी उस तरह के लोग का नाम नहीं ला पाए वो लोग। नाम जिनका भी कुछ त्रुटि जिनके साथ भी है, जो दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम अगर छूटता है तो हो सकता है वो एनडीए का भी वोटर हो सकता है वो महागठबंधन का भी वोटर हो। तो कोई गठबंधन के हिसाब से, पक्ष विपक्ष के हिसाब से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं है। कहीं गलती भी होगी तो ठीक है कि एक भी व्यक्ति का नाम न छूटे, यह इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व है, इसमें पक्ष विपक्ष कहाँ है। तो जिस तरह से विपक्ष के लोग इसको मुद्दा अपने निजी स्वार्थ, राजनीतिक हित के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें उनको बिल्कुल सफलता नहीं मिली है और न मिलने का सवाल है। अब हम प्रशांत किशोर की बात करेंगे। प्रशांत किशोर भी अलग अलग ज़िले में घूम रहे हैं, उनकी रैली में भी खूब भीड़ आ रही है, और वो चुन चुन कर एनडीए के जितने भी नेता हैं उन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, सबके बारे में वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो आरजेडी के नेताओं को लेकर के भी बता रहे हैं, और आपके एनडीए के तरफ के जितने नेता हैं उन सब को लेकर के उन्होंने एक लंबी सूची तैयार की है, और कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे वो एक एक नेता के नाम के साथ उनकी पूरी पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख देंगे। नहीं, देखिए आप जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, अभी जो फील्ड लगभग सज गया है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, इस फील्ड में दो टीम साफ साफ दिख रही है। एक तरफ एनडीए की टीम है और दूसरी ओर महागठबंधन की टीम है। अब इसको आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि एक तरफ हिंदुस्तान की टीम है और एक तरफ बांग्लादेश या पाकिस्तान या किसी और ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया टीम मैदान सज गया है और टीम दोनों खड़ी हो गई है। और इसमें आप हमसे पूछिएगा कि बांग्लादेश के टीम का प्रदर्शन कैसा होगा, भैया वहाँ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो प्रदर्शन इसका आप पूछिए ना कि महागठबंधन वर्सेज एनडीए, एनडीए वर्सेज महागठबंधन, इसमें बांग्लादेश तो अभी मैदान में है ही नहीं। तो आप प्रशांत किशोर को इस फील्ड में कहीं देख ही नहीं रहे हैं। हम जो सामने फील्ड दिख रहा है वो तो साफ साफ है, एनडीए वर्सेज महागठबंधन। तो फील्ड में जो दिख रहा है उसी पर कमेंट्री होगी ना। नहीं, तो प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि उस फील्ड में ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार बना लेंगे। वो उनका दावा इस तरीके का दावा है कि अगर सीटें आएंगी तो 243 सीटें आएंगी, या नहीं तो हम फिर बहुत नीचे रह जाएंगे। वो साफ साफ कह रहे हैं कि 243 में से अगर हम वहां तक पहुंचेंगे तो सरकार बनाने का दावा करेंगे, या फिर हम बहुत नीचे रह जाएंगे, हम बीच में कहीं नहीं रहेंगे। वो तो अपने आप को बहुत मजबूती से पेश कर रहे हैं। हम फील्ड से बाहर जाकर कमेंट्री में शामिल होना, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तो हमारे साथ अभी उपेंद्र कुशवाहा थे। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति में जो फील्ड सेट हो गया है उस फील्ड में वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं।